माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम कहानियों के जरिए अपने अंदर के शोर को समझने की कोशिश करते हैं। रोहन की एज करीब 25 साल थी और आज उसका दिन बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक टिपिकल गर्मी का दिन होता है, अनबियरेबली स्टीमी और पसीने से भरा हुआ, जिसने हर किसी को अनकंफर्टेबल और सलन बना दिया था। वो एक क्राउडेड बस में खड़ा था, ट्रैफिक ग्रिड लॉक में बिल्कुल रुका हुआ। बस के अंदर का माहौल काफी मोरोज था। हर कोई अपने फोन में खोया हुआ या गर्मी से परेशान होकर आईब्रोज चढ़ाए हुए था। अचानक बस एक झटके से रुकी और रोहन के आगे खड़े एक आदमी का धक्का उसे जोर से लगा। उस एक सेकंड में रोहन के अंदर एक अजीब सा करंट दौड़ा। उसका हार्ट रेट बढ़ गया, उसके हाथों में ब्लड फ्लो तेज हो गया, जैसे उसका बॉडी किसी फिजिकल फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। वो कुछ बोलने ही वाला था। उसके अंदर का गुस्सा एकदम से बाहर आने के लिए बेचैन था। ये कोई नॉर्मल इरिटेशन नहीं थी, ये एक न्यूरल हाईजैकिंग थी, जहां उसके दिमाग के इमोशनल सेंटर ने एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। लेकिन तभी उसके बगल में बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने, जिनके चेहरे पर एक बहुत ही काम और एंथुजियास्टिक स्माइल थी, बड़ी नरमी से कहा, आराम से मेरे दोस्त, इस गर्मी में गुस्सा आना बहुत आसान है, लेकिन सही इंसान पर, सही वक्त पर, सही डिग्री में और सही मकसद के लिए गुस्सा करना ये आसान नहीं है। रोहन थोड़ा हैरान हुआ। उस आदमी का नाम डैनियल था। डैनियल की आवाज में एक ऐसी शांति थी जो इस गर्मी और शोर से बिल्कुल अलग थी। रोहन ने अपने क्लेंच्ड फिस्ट्स को ढीला किया और एक गहरी सांस ली। डैनियल ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा कि ये जो गुस्सा हमें इतनी जल्दी आता है, ये एक्चुअली हमारी सर्वाइवल का हिस्सा रहा है। जब एवोल्यूशन के दौरान हमारे एंसेस्टर्स को प्रेडेटर से बचना होता था, उस वक्त एक हेयर ट्रिगर एंगर लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस होता था। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम अपने एंशिएंट पास्ट की इन्हीं आदतों को कैरी कर रहे हैं। हमारे आगे कोई प्रेडेटर नहीं है, बस एक इनोसेंट पैसेंजर है जिसका बैलेंस बिगड़ गया था। लेकिन हमारा दिमाग उस फिजिकल थ्रेट और साइकोलॉजिकल थ्रेट के बीच फर्क नहीं कर पाता। डैनियल की बातें रोहन को कुछ अजीब लग रही थी, पर उसमें एक गहरी सच्चाई थी। डैनियल ने एक कहानी सुनाई जब वो सालों पहले न्यूयॉर्क सिटी में एक बस में ट्रैवल कर रहे थे। वो भी एक ऐसा ही स्वेटी अगस्त का दिन था और लोग बिल्कुल सलन शेल में थे। लेकिन उस बस का ड्राइवर एक जादू की तरह था। वो हर नए पैसेंजर को एक फ्रेंडली ग्रीटिंग के साथ वेलकम करता था और बाहर के नजारों पर एक लाइवली कमेंट्री देता रहता था। उस ड्राइवर का डिलाइट इतना इन्फेक्शियस था कि जब लोग बस से उतरते थे तो उनका मूड बिल्कुल बदल चुका होता था। वो अपने सलन शेल से बाहर आकर स्माइल कर रहे होते थे। वो ड्राइवर एक अर्बन पीस मेकर की तरह था, जिसके पास लोगों के गुस्से को सॉफ्टन करने की पावर थी। रोहन ये सोचने लगा कि कैसे एक इंसान का मूड दूसरे को इतनी जल्दी इन्फेक्ट कर सकता है। डैनियल ने उसे समझाया कि हमारे पास असल में दो माइंड होते हैं, एक रैशनल माइंड जो सोचता है और एक इमोशनल माइंड जो फील करता है। जब हम बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग में होते हैं तो ये इमोशनल माइंड हमारे रैशनल माइंड पर डोमिनेंट हो जाता है और हमें ओवरवेल्म कर देता है। रोहन को याद आया कि कल रात ही उसकी अपने रूममेट से एक छोटी सी बात पर बहस हुई थी और उसने बिना सोचे कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे जिसका उसे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ था। उस वक्त उसने सोचा था कि आखिर उसने वैसा क्यों रिएक्ट किया। डैनियल जैसे उसकी खामोशी पढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर हम अपने ब्रेन के एवोल्यूशन को देखें तो ये बॉटम अप ग्रो हुआ है। सबसे पहले ब्रेनस्टेम बना जो हमारी बेसिक लाइफ फंक्शंस को रेगुलेट करता है। फिर उससे इमोशनल सेंटर्स इमर्ज हुए और मिलियंस ऑफ इयर्स बाद सोचने वाला दिमाग यानी न्यूकॉर्टेक्स डेवलप हुआ। ये इस बात का सबूत है कि इमोशनल ब्रेन बहुत पहले से मौजूद था। रैशनल ब्रेन के आने से भी पहले ये न्यूकॉर्टेक्स ही है जो हमें आइडियाज, आर्ट, सिंबल्स और इमेजिनिंग्स के बारे में फीलिंग्स रखने की क्षमता देता है। रोहन चुपचाप सुन रहा था और उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी जिंदगी में भी कई बार यही
प्रिमिटिव ब्रेन कंट्रोल ले लेता है। डैनियल ने बताया कि हर इमोशन हमारी बॉडी को एक अलग रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। जैसे गुस्से में ब्लड हाथों की तरफ फ्लो करता है ताकि हम वेपन ग्रास्प कर सकें, और एड्रेनालाइन का रश एक जबरदस्त पल्स ऑफ एनर्जी जनरेट करता है। वहीं दूसरी तरफ फियर में ब्लड लार्ज स्केलेटल मसल्स जैसे पैरों में चला जाता है, जिससे भागना आसान हो जाता है और चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि ब्लड वहां से हट जाता है। और जब हम हैप्पीनेस फील करते हैं तो ब्रेन का वो सेंटर एक्टिव हो जाता है जो नेगेटिव फीलिंग्स को इनहिबिट करता है, जिससे अवेलेबल एनर्जी बढ़ती है और वरिसम थॉट्स शांत हो जाते हैं। डैनियल ने बताया कि हमारे दिमाग में एक छोटा सा आलमंड शेप्ड क्लस्टर होता है जिसे अम्यगदला कहते हैं, जो हमारे सभी पैशंस का सीट है। जब भी आंखों या कानों से कोई सिग्नल आता है तो वो सीधा अम्यगदला के पास एक न्यूरल ट्रिपवायर की तरह पहुंचता है, जो हर सिचुएशन को स्कैन करके पूछता है, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिससे मैं डरता हूं? क्या इससे मुझे चोट लग सकती है? अगर जवाब हाँ होता है तो ये अम्यगदला एक इंस्टेंट अलार्म साउंड करता है, बॉडी को फाइट और फ्लाइट हार्मोन से भर देता है और मसल्स को रेडी कर देता है। ये सब कुछ सेकंड्स के 1000वें हिस्से में होता है, इससे पहले कि हमारा थिंकिंग ब्रेन यानी न्यूकॉर्टेक्स पूरी तरह समझ पाए कि आखिर हो क्या रहा है। ये एक इमोशनल इमरजेंसी होती है। डैनियल ने बड़ी उदासी से एक ट्रैजिक इंसिडेंट का जिक्र किया जो उन्होंने पेपर में पढ़ा था, जहां एक पिता ने रात को दरवाजे की आवाज सुनकर अपनी बंदूक निकाल ली और अंधेरे में अपनी ही बेटी पर गोली चला दी, जो क्लोजेट में छिपकर उन्हें सरप्राइज करना चाहती थी। उस पिता का फियर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मोबिलाइज हुआ था, पर उस ऑटोमेटिक रिएक्शन ने उसे सोचने का वक्त ही नहीं दिया। यही वजह है कि जब हम पर पैशन हावी होता है तो रीजन पूरी तरह ओवरवेल्म हो जाता है। रोहन को यह सब सुनकर एक अजीब सी क्लैरिटी मिल रही थी। उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने रियलाइज किया कि उसका गुस्सा, उसका डर, उसकी आदतें, ये सब उसके अंदर के एक डीपली वायर्ड सर्किट का हिस्सा है। उसका इमोशनल माइंड फास्ट है, लेकिन कई बार स्लॉपी होता है, जो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस किए बिना ही जंप टू कंक्लूजन कर लेता है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर रोहन के अंदर की भीड़ और ट्रैफिक बिल्कुल शांत हो चुकी थी। वो अब अपने आसपास के लोगों को एक नए नजरिए से देख रहा था। उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे धक्का दिया था। उसके चेहरे पर भी एक थकान और परेशानी थी। रोहन के अंदर अब एंगर की जगह एक हल्की सी एम्पैथी ने ले ली थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने इस नए रियलाइजेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने दिया, ये समझते हुए कि आज उसने अपनी ही खुद की साइकोलॉजी का एक नया दरवाजा खोल दिया है। बसे उतरते ही ताजी हवा का एक हल्का सा झोंका आया, जिससे उस अनबियरेबल गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली। रोहन ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके कंधों का तनाव कुछ कम हो गया है। उसने डैनियल की तरफ देखा और उसे पास ही एक छोटी सी चाय की टपरी पर चलने का इशारा किया। चाय के कुल्हड़ हाथों में लेते हुए रोहन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी एक उलझन साझा की। उसने बताया कि वो हमेशा से अपनी क्लास का टॉप स्टूडेंट रहा है। उसके ग्रेड्स हमेशा बेहतरीन रहे हैं और लोग उसकी इंटेलिजेंस की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन फिर भी जब जिंदगी में कोई छोटी सी परेशानी आती है या किसी दोस्त से बहस हो जाती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है या गुस्से से भर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसका वो तेज दिमाग, उसका वो हाई आईक्यू ऐसी सिचुएशंस में उसकी मदद क्यों नहीं करता। डैनियल ने चाय का घूंट लिया और बड़ी शांति से कहा कि हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस हमें जिंदगी के तूफानों या उन अवसरों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं करती जो जिंदगी हमारे सामने लाती है। उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना का जिक्र किया, जहां जेसन नाम के एक सीधे ग्रेड वाले छात्र ने, जो एक बहुत बड़े मेडिकल स्कूल में जाने का सपना देखता था, अपने फिजिक्स टीचर पर एक बुचर नाइफ से हमला कर दिया था। रोहन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक होनहार स्टूडेंट ऐसा कुछ कर सकता है। डैनियल ने बताया कि उस हमले की वजह सिर्फ इतनी थी
कि टीचर ने उसे एक क्विज में 80 नंबर दिए थे, यानी सिर्फ एक भी ग्रेड, और उस लड़के को लगा कि इससे उसका सपना टूट जाएगा। ये सवाल उठना लाजिमी है कि इतनी ऑब्वियस इंटेलिजेंस वाला इंसान कुछ इतना डम्ब और इरेशनल कैसे कर सकता है। इसका जवाब यही है कि हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस का हमारी इमोशनल लाइफ से बहुत कम लेना देना होता है। दुनिया के सबसे ब्राइट लोग भी अपने अनब्रिडल्ड पैशंस और अनरूली इंपल्सेस के भंवर में फंस कर डूब सकते हैं। हाई आईक्यू वाले लोग भी अपनी प्राइवेट लाइव्स को बहुत ही स्टनिंगली पुअर तरीके से पायलट कर सकते हैं। डैनियल की आवाज में एक बड़े भाई जैसी समझ थी, जो रोहन को यह बता रही थी कि जिंदगी में सफलता तय करने में आईक्यू का कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20% होता है, बाकी का 80% दूसरे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। रोहन अपने उन दोस्तों के बारे में सोचने लगा जो पढ़ाई में तो एवरेज थे, लेकिन आज अपनी जिंदगी में बहुत खुश और सफल थे, क्योंकि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशंस को हैंडल करने और लोगों के साथ जुड़ने की एक खास काबिलियत थी। ये इमोशनल एप्टीट्यूड असल में एक मेटा एबिलिटी है, जो ये तय करती है कि हम अपने बाकी स्किल्स, यहां तक कि रॉ इंटेलेक्ट को कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाते हैं। रोहन कुल्हड़ को दोनों हाथों में पकड़े हुए चाय की गर्माहट महसूस कर रहा था और उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था कि फिर हम इस इमोशनल एप्टीट्यूड को कैसे पा सकते हैं। डैनियल ने मुस्कुराते हुए एक पुरानी जापानी कहानी सुनाई, जहां एक बहुत ही बेलिजरेंट समुराई ने एक ज़ेन मास्टर को चुनौती दी कि वो उसे हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट समझाए। उस मंक ने बड़े ही तिरस्कार के साथ जवाब दिया कि तुम सिर्फ एक गवार हो और मैं तुम्हारे जैसों पर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अपने सम्मान पर यह हमला देखकर वो समुराई गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और चिल्लाया कि इस गुस्ताखी के लिए वो उसकी जान ले सकता है। मंक ने बहुत ही शांति से जवाब दिया कि यही नर्क है। यह सुनकर समुराई एकदम से चौंक गया। उसे अपने ही गुस्से की सच्चाई नजर आ गई, जिसने उसे जकड़ रखा था। वो शांत हुआ, उसने अपनी तलवार वापस रखी और झुककर उस इंसाइट के लिए मंक का शुक्रिया अदा किया। तब मंक ने कहा, और यही स्वर्ग है। कहानी खत्म होते ही रोहन के अंदर जैसे कोई बत्ती जल उठी हो। डैनियल ने उसे समझाया कि उस समुराई का अपने ही एजिटेटेड स्टेट के प्रति वो सडन अवेकनिंग दरअसल इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे जरूरी हिस्सा है, जिसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। ये एक ऐसा सेल्फ रिफ्लेक्सिव अवेयरनेस है जहां हमारा दिमाग हमारे ही एक्सपीरियंस को एक न्यूट्रल, नॉन जजमेंटल तरीके से ऑब्जर्व करता है, बिना उन टर्बुलेंट इमोशंस में बहे। ये उस पैरेलल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह है जो हमारे मेन फ्लो के ठीक ऊपर या बगल में चलती है। किसी पर कातिलाना गुस्सा होने और उसी वक्त ये सोचने में कि मैं इस वक्त गुस्सा महसूस कर रहा हूं, बहुत बड़ा फर्क है। रोहन ने महसूस किया कि वो ज्यादातर वक्त एनगल्फ्ड स्टेट में रहता है, जहां उसके इमोशंस उसे पूरी तरह स्वॉम्प कर लेते हैं और उसे लगता है कि उसका अपने मूड्स पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। उसने कभी खुद को उस ऑब्जर्विंग ईगो की तरह नहीं देखा था, जो अपने ही ख्यालों को दूर से देख सके। डैनियल ने अपनी बात को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए गैरी नाम के एक कामयाब सर्जन की कहानी बताई, जो बहुत इंटेलिजेंट और थॉटफुल तो था, लेकिन इमोशनली बिल्कुल फ्लैट था। वो अपनी मंगेतर के प्यार या उदासी पर कोई रिएक्शन नहीं देता था, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होता था कि वो क्या फील कर रहा है। ऐसे लोग जिन्हें अलेक्सिथाइमिया होता है, उनके पास अपनी फीलिंग्स को बयान करने के लिए शब्द नहीं होते, और जब उन्हें कोई इमोशन फील होता भी है तो वो उनके लिए बहुत बैफलिंग और ओवरवेलमिंग होता है। रोहन ये सुनकर थोड़ा सहम गया। उसे एहसास हुआ कि अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना या उन्हें न समझना कितना खतरनाक हो सकता है। डैनियल ने उसे एलियट का किस्सा सुनाया, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लॉयर था, लेकिन एक ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सर्जरी में उसके प्रीफ्रंटल लोब्स का कुछ हिस्सा निकाल दिया गया था, जिसने उसके इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन के कनेक्शन को काट दिया था। इंटेलेक्चुअली वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो अपनी नौकरी हार गया। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, क्योंकि वो एक सिंपल अपॉइंटमेंट की डेट भी तय नहीं कर पाता था।
वो हर ऑप्शन के फायदे और नुकसान का कैलकुलेशन तो कर लेता था, लेकिन क्योंकि उसके पास अपने गट फीलिंग्स या सोमैटिक मार्कर्स का एक्सेस नहीं था, इसलिए हर ऑप्शन उसे परफेक्टली न्यूट्रल लगता था। चाय की टपरी से उठकर जब रोहन और डैनियल फिर से सड़क पर चलने लगे, तो रोहन को यह बात बहुत गहराई से समझ आ रही थी कि हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी फैसले, जैसे किससे शादी करनी है या कौन सी नौकरी चुननी है, सिर्फ शेयर रैशनैलिटी के जरिए नहीं लिए जा सकते। इन फैसलों के लिए हमारे अंदर की वो इमोशनल विजडम और गट फीलिंग्स बहुत जरूरी होती है, जो हमें सही दिशा दिखाती है। रोहन अब सिर्फ उस भीड़ भरे शहर में चल ही नहीं रहा था, बल्कि वो अपने अंदर चलने वाले उस कांस्टेंट इमोशनल हम को भी सुन रहा था। वो महसूस कर रहा था कि कैसे उसके कदम जमीन पर पड़ रहे हैं, कैसे हवा उसके चेहरे को छू रही है, और कैसे उसके अंदर उठने वाला हर छोटा सा विचार एक एहसास को जन्म दे रहा है। आज पहली बार वो अपने ही अंदर की दुनिया का एक शांत और समझदार गवाह बन रहा था, एक ऐसा गवाह जो बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देख रहा था, और ये खामोशी उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। सड़क के किनारे चलते हुए शहर का शोर अब भी उतना ही था, लेकिन रोहन के अंदर की दुनिया में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। तभी अचानक उनके सामने एक चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को बहुत गलत तरीके से कट मारा। दूसरी कार के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और अगले ही पल वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लाल चेहरे के साथ गालियां देने लगा। उसका शरीर कांप रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थी, जैसे वो अभी सामने वाले का गला घोंट देगा। रोहन ये सब देखकर सिहर गया, क्योंकि उसने खुद को भी कई बार इसी तरह गुस्से में अपना आपा खोते हुए देखा था। डैनियल ने उस झगड़ते हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा कि गुस्सा हमारे सभी नेगेटिव इमोशंस में सबसे ज्यादा सेडक्टिव होता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे दिमाग में एक सेल्फ राइटियस इनर मोनोलॉग चलने लगता है, जो हमें इस बात का पूरा यकीन दिला देता है कि हमारा गुस्सा करना बिल्कुल सही है। डैनियल ने बताया कि गुस्सा असल में एंडेंजरमेंट की फीलिंग से ट्रिगर होता है, चाहे वो फिजिकल थ्रेट हो या फिर हमारी सेल्फ एस्टीम और डिग्निटी पर कोई सिंबॉलिक हमला। जैसे ही वो ड्राइवर चिल्ला रहा था, डैनियल ने समझाया कि इस वक्त उस आदमी के दिमाग का अमेगदला कैटेकोलमीन्स का एक तेज रश रिलीज कर रहा है, जो उसे लड़ने के लिए एक जबरदस्त एनर्जी दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रोसेस चल रहा है, जहां एड्रेनोकॉर्टिकल अराउजल उसके दिमाग को कई घंटों या शायद दिनों तक एक खास तरह की एजिनेस में रखेगा। रोहन ने याद किया कि कैसे अगर ऑफिस में उसका दिन खराब जाता है तो घर आकर वो छोटी छोटी बातों पर, जैसे कमरे में सामान बिखरा होने पर, फट पड़ता है। डैनियल ने उसकी इस सोच को भांपते हुए कहा कि गुस्सा हमेशा गुस्से पर ही बिल्ड होता है। हर अगला एंग्री थॉट एक नए सर्च को जन्म देता है, और ये लहरें एक के ऊपर एक चढ़कर शरीर की फिजियोलॉजिकल अराउजल को इतनी तेजी से बढ़ाती है कि इंसान कुछ भी साफ सोचने के काबिल नहीं रहता। रोहन ने झिझकते हुए पूछा कि क्या ऐसे में अपने गुस्से को बाहर निकाल देना, यानी उसे वेंट आउट कर देना, सही नहीं होता? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भड़ास निकाल लेने से अच्छा फील होता है। डैनियल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि ये वेंटिलेशन की थ्योरी असल में एक बहुत बड़ा फैलेसी है। जब हम गुस्से में चिल्लाते हैं या भड़ास निकालते हैं तो वो हमारे इमोशनल ब्रेन के अराउजल को और ज्यादा पंप अप कर देता है, जिससे हम शांत होने के बजाय और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इसे शांत करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब गुस्सा अभी अपने शुरुआती दौर में हो, तभी उन ट्रिगर्स और विचारों को चैलेंज किया जाए जो उसे भड़का रहे हैं, या फिर उस माहौल से दूर हटकर खुद को किसी प्लेजेंट काम में डिस्ट्रैक्ट कर लिया जाए, ताकि वो एड्रेनल सर्ज धीरे धीरे ठंडा हो सके। चलते चलते वे दोनों एक छोटे से पार्क के पास पहुंच गए थे, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। रोहन ने एक गहरी सांस ली और कहा कि अगर उसे गुस्सा नहीं आ रहा होता तो वो ज्यादातर वक्त बस चिंता में डूबा रहता है, हमेशा ये सोचता रहता है कि आगे क्या गलत हो सकता है। व्हाट इफ का एक एंडलेस लूप
उसके दिमाग में चलता ही रहता है। डैनियल ने एक बेंच पर बैठते हुए बड़े ही अपनेपन से कहा कि वरी असल में हमारे एवोल्यूशन का ही एक हिस्सा है, जिसका काम आने वाले खतरों को पहले से एंटिसिपेट करके उनके सॉल्यूशंस ढूंढना था। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब ये वरी एक क्रॉनिक रेपिटेटिव लूप बन जाती है, जो कभी किसी पॉजिटिव सॉल्यूशन तक पहुंचती ही नहीं। ये एक तरह का लो ग्रेड इमोशनल हाईजैकिंग है, जहां दिमाग एक ही ख्याल पर अटक जाता है। डैनियल ने बताया कि क्रॉनिक वरियर्स असल में वरी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब वे किसी आने वाले खतरे के बारे में सोचते हैं तो वो ख्याल उन्हें उस खतरे से जुड़ी असली एंजाइटी और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ये एक सुपरस्टिशियस आदत की तरह बन जाता है, जहां इंसान को लगने लगता है कि उसके चिंता करने से ही वो बुरा काम होने से रुक गया है। लेकिन इस भंवर से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है सेल्फ अवेयरनेस। हमें उन शुरुआती कैटास्ट्रोफिक इमेजेस और विचारों को पकड़ना सीखना होगा जो इस वरी साइकिल को शुरू करते हैं, और फिर एक हेल्दी स्केप्टिसिज्म के साथ खुद से पूछना होगा कि क्या सच में ऐसा होने की कोई प्रोबेबिलिटी है, और क्या इसके अलावा कोई और कंस्ट्रक्टिव कदम उठाया जा सकता है। रोहन को लगने लगा था कि उसके अंदर सालों से जमा धुंध धीरे धीरे छंट रही है। उसने महसूस किया कि कैसे उसकी ये लगातार चिंता कई बार एक गहरी उदासी और मेलनकली में बदल जाती है। जब वो उदास होता है तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है, ये सोचकर कि अकेले रहकर वो अपनी उदासी की वजह समझ पाएगा। डैनियल ने जैसे उसकी इस खामोश आदत को पढ़ लिया हो। उन्होंने कहा कि उदासी में अकेले बैठकर सिर्फ अपने दुखों के बारे में सोचना, जिसे रूमिनेशन कहते हैं, उस डिप्रेशन को और ज्यादा गहरा और लंबा बना देता है। जब हम उदास होते हैं तो हमारा दिमाग नेचुरली और ज्यादा डिप्रेसिंग विचारों को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे में अकेले बैठकर सोचने के बजाय सबसे कारगर तरीका यह होता है कि हम जानबूझकर खुद को किसी ऐसे काम में लगा लें जो हमारे मूड को शिफ्ट कर सके, जैसे कोई एक्साइटिंग खेल देखना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, या एरोबिक एक्सरसाइज करना जो हमारी बॉडी को एक हाई अराउजल स्टेट में ले जाए और उस उदासी की चेन को तोड़ दे। रोहन ने आसमान की तरफ देखा, जो अब ढलते सूरज की वजह से नारंगी हो रहा था। उसे पहली बार यह विश्वास हो रहा था कि वो अपने पैशंस और मूड्स का गुलाम नहीं है, बल्कि थोड़ी सी जागरूकता और कोशिश से वो अपने मन के इस तूफान को खुद शांत कर सकता है। सूरज अब पूरी तरह से ढल चुका था और पार्क में हल्की हल्की ठंडक उतर आई थी, लेकिन रोहन के अंदर विचारों की एक नई गर्माहट महसूस हो रही थी। चलते चलते उसके दिमाग में अपने कॉलेज के दिनों की एक याद ताजा हो गई, जब एक बहुत जरूरी एग्जाम के दौरान वो बुरी तरह से डर गया था। उसने तैयारी तो की थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, उसके कानों में दिल की धड़कन गूंजने लगी, पेट में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी, और उसके सामने रखा क्वेश्चन पेपर उसे बिल्कुल होपलेस लगने लगा। वो पूरे 1 घंटे तक बिना हिले बैठा रहा, जैसे किसी जानवर को लकवा मार गया हो। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। रोहन ने यह बात डैनियल को बताई तो डैनियल ने बड़ी नरमी से कहा कि यह कोई अनोखी बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे हमारा इमोशनल ब्रेन हमारे सोचने वाले दिमाग यानी थिंकिंग ब्रेन को पूरी तरह पैरालाइज कर सकता है। जब भी हम किसी गहरी परेशानी या डर में होते हैं तो हमारी इमोशंस हमारी कंसंट्रेशन को ओवरवेल्म कर देती है, और इसका सबसे बड़ा असर हमारी वर्किंग मेमोरी पर पड़ता है। वर्किंग मेमोरी हमारे दिमाग की वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जो किसी भी काम को करने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है, चाहे वो कोई फोन नंबर याद रखना हो या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना हो। चूंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस वर्किंग मेमोरी को एग्जीक्यूट करता है, और यहीं पर हमारी फीलिंग्स और इमोशंस भी आकर मिलती है। इसलिए जब हम इमोशनल डिस्ट्रेस में होते हैं तो हम सीधा सोच ही नहीं पाते। डैनियल ने अपनी चाल थोड़ी धीमी की और मुस्कुराते हुए कहा कि जरा सोचो, तुम 4 साल के हो और कोई तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखे। अगर तुम 15 या 20 मिनट इंतजार कर सकते हो जब तक वो इंसान कोई काम करके लौटे,
तो तुम्हें ट्रीट के तौर पर 2 मार्शमैलोस मिलेंगे। लेकिन अगर तुम इंतजार नहीं कर सकते तो तुम्हें सिर्फ 1 मार्शमैलो मिलेगा जो तुम अभी खा सकते हो। रोहन ये सुनकर थोड़ा हंसा और बोला कि 4 साल की उम्र में तो शायद वो एक ही लेकर खा लेता। डैनियल ने कहा कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि आईडी और ईगो, डिजायर और सेल्फ कंट्रोल के बीच की एक बहुत बड़ी जंग है, जो ये बताती है कि कोई बच्चा आगे चलकर जिंदगी में कैसा रास्ता चुनेगा। जिन बच्चों ने 4 साल की उम्र में अपने इंपल्स को रेजिस्ट किया और अपनी आंखें ढक ली या खुद को डिस्ट्रैक्ट किया ताकि वे इंतजार कर सकें, वे एडोलेसेंस में पहुंचकर सोशली ज्यादा कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट और जिंदगी के फ्रस्ट्रेशंस को हैंडल करने में बेहतर पाए गए। इसके विपरीत जिन बच्चों ने बिना इंतजार किए वो एक मार्शमैलो ले लिया, वे बड़े होकर ज्यादा जिद्दी, आसानी से परेशान होने वाले और स्ट्रेस में बिखर जाने वाले इंसान बने। यहां तक कि इंतजार करने वाले बच्चों के ऑसेटी स्कोर्स भी उन इंपल्स ग्रैबर से ड्रामेटिकली ज्यादा थे। अपने किसी बड़े गोल के लिए अपनी करंट इंपल्स को दबाना या डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन हमारी इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन का सबसे बुनियादी हिस्सा है। ये एक ऐसी मास्टर एप्टीट्यूड है जो ये तय करती है कि हम अपनी बाकी मानसिक क्षमताओं का कितना बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएंगे। रोहन को ये बात बहुत गहरी लगी, लेकिन उसने पूछा कि क्या हर तरह की एंजाइटी या घबराहट हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। डैनियल ने सिर हिलाते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में एंजाइटी और परफॉर्मेंस के बीच का रिश्ता एक उल्टे यू की तरह होता है। उस उल्टे यू के पीक पर एंजाइटी और परफॉर्मेंस का एक ऑप्टिमल रिलेशनशिप होता है, जहां थोड़ी सी घबराहट हमें कुछ बहुत बेहतरीन करने के लिए प्रोपेल करती है। अगर एंजाइटी बहुत कम हो तो हमारे अंदर एपैथी आ जाती है और हम मेहनत ही नहीं करते, और अगर एंजाइटी बहुत ज्यादा हो तो वो हमारे सक्सेस को सैबोटेज कर देती है। जो लोग अपनी इमोशंस को हार्नेस करना जानते हैं, वे किसी अपकमिंग टेस्ट या जरूरी प्रेजेंटेशन की एंटिसिपेटरी एंजाइटी का इस्तेमाल खुद को बेहतर प्रिपेयर करने के लिए एक मोटिवेशन की तरह करते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम मुश्किलों को कैसे देखते हैं। डैनियल ने बताया कि इसी से जुड़े 2 बहुत ही जरूरी इमोशनल ट्रेट्स हैं, होप और ऑप्टिमिज्म। होप सिर्फ ये सोचना नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि ये विश्वास होना है कि हमारे पास अपने गोल्स तक पहुंचने की इच्छा शक्ति भी है और रास्ते भी। और ऑप्टिमिज्म इस बात से तय होता है कि लोग अपनी सफलताओं और विफलताओं को खुद से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जब कोई पेसिमिस्ट फेल होता है तो वो खुद को ब्लेम करता है और सोचता है कि ये उसकी किसी ऐसी कमी की वजह से है जिसे वो कभी नहीं बदल सकता। लेकिन एक ऑप्टिमिस्ट किसी भी सेटबैक को एक ऐसी चीज मानता है जिसे अगली बार मेहनत से सुधारा जा सकता है। यही नजरिया इंसान को हार मानने से रोकता है। पार्क के बाहर सड़क की तरफ बढ़ते हुए डैनियल की आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे वो किसी बहुत ही खूबसूरत चीज को याद कर रहे हों। उन्होंने कहा कि जब हमारी इमोशंस सिर्फ कंट्रोल में ही नहीं होती, बल्कि हमारे काम के साथ पूरी तरह अलाइन हो जाती हैं, तो हम एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे फ्लो कहते हैं। एथलीट्स इसे द जोन कहते हैं, जहां एक्सीलेंस बिल्कुल एफर्टलेस हो जाती है और आसपास की दुनिया, शोर, सब कुछ गायब हो जाता है। फ्लो की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इंसान उस काम में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। उसकी कंसंट्रेशन इतनी शार्प हो जाती है कि उसे समय और जगह का कोई होश नहीं रहता। ये एक ऐसा स्टेट है जहां इंसान अपनी वरीज और सेल्फ कॉन्शियसनेस को बिल्कुल भूल जाता है और उसे एक स्पॉन्टेनियस जॉय और रैप्चर महसूस होता है। रोहन को याद आया कि जब वो कोई बहुत मुश्किल कोड लिख रहा होता है या अपना मनपसंद काम कर रहा होता है, तो कई बार घंटों बीत जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। डैनियल ने उसे बताया कि फ्लो हमेशा बॉर्डम और एंजाइटी के बीच के उस डेलिकेट जोन में आता है, जब कोई काम हमारी काबिलियत को थोड़ा सा स्ट्रेच करता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फ्लो के दौरान भले ही हम कोई बहुत चैलेंजिंग काम कर रहे हों, हमारा दिमाग एक कूल स्टेट में होता है जहां वो बहुत ही कम मेंटल एनर्जी खर्च कर रहा होता है। ये वो मकाम है जहां इंसान का दिल
और दिमाग पूरी तरह से एक हो जाते हैं। और जिंदगी का असली आनंद इसी फ्लो में बहने में है। रोहन ने महसूस किया कि आज की इस बातचीत ने उसे जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा दे दिया है, जो उसे अपनी ही कमियों और खूबियों को एक शांत और समझदार नजर से देखने की ताकत दे रहा है। पार्क से बाहर निकलते हुए शाम का अंधेरा अब गहरा होने लगा था और स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके जलने लगी थी। रोहन और डैनियल धीरे धीरे फुटपाथ पर चल रहे थे कि तभी उनकी नजर दो छोटे बच्चों पर पड़ी जो आगे दौड़ रहे थे। उनमें से एक अचानक गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। वो जोर जोर से रोने लगा। रोहन कुछ करता उससे पहले ही दूसरे बच्चे ने, जो शायद मुश्किल से 3 साल का होगा, अपने ही घुटने को सहलाना शुरू कर दिया और अपने दोस्त के पास जाकर उसे पुचकारने लगा, मानो चोट उसे ही लगी हो। डैनियल उस बच्चे को देखकर बहुत ही प्यार से मुस्कुराए और कहने लगे कि इंसान के अंदर दूसरों का दर्द महसूस करने की ये काबिलियत बहुत गहरे से जुड़ी होती है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वे दूसरों के रोने की आवाज सुनकर खुद भी रोने लगते हैं, जैसे वो परेशानी उनकी अपनी हो। इसे मोटर मिमिक्री कहते हैं, जहां एक बच्चा फिजिकली दूसरे की परेशानी की नकल करता है और इसी से एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझने की जड़ें पनपती है। डैनियल ने रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि ये एम्पैथी पूरी तरह से हमारी सेल्फ अवेयरनेस पर टिकी होती है। अगर हम खुद अपनी भावनाओं के लिए बहरे हैं तो हम कभी दूसरों के अनकहे दर्द या खुशी को नहीं समझ सकते। जैसे वो सर्जन गैरी, जिसे खुद की फीलिंग्स का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वो अपनी मंगेतर के आंसुओं के सामने भी बिल्कुल ब्लैंक और कंफ्यूज रहता था। असल में लोगों की 90% से ज्यादा भावनाएं शब्दों में नहीं, बल्कि उनके नॉन वर्बल चैनल्स में छिपी होती है, जैसे उनकी आवाज का भारीपन, उनका पोस्चर या उनकी गहरी खामोशी। चलते चलते एक कॉफी शॉप के बाहर कुछ लोग जोर जोर से हंस रहे थे और उन्हें देखकर रोहन के चेहरे पर भी अनायास ही एक मुस्कान आ गई। डैनियल ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारी भावनाएं बिल्कुल एक सोशल वायरस की तरह होती है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैलती है। हम हर मुलाकात में अनजाने में ही एक दूसरे के मूड्स को कैच कर लेते हैं। उन्होंने एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया सुनाया, जो वियतनाम वॉर के दौरान हुआ था। एक अमेरिकन प्लाटून खेतों के बीच फंसी हुई थी और दोनों तरफ से भयानक गोलियां चल रही थी। तभी अचानक 6 मंक्स की एक कतार बिल्कुल शांत और सीधे कदमों से उस फायरिंग लाइन के बीच से गुजरने लगी। उन मंक्स के चेहरों पर इतनी गहरी शांति और पॉइस था कि किसी ने उन पर एक भी गोली नहीं चलाई। और सबसे बड़ी बात, उनके वहां से गुजरने के बाद उन सोल्जर्स के अंदर से लड़ने की वो सारी बेचैनी और गुस्सा जैसे गायब ही हो गया और उन्होंने उस दिन के लिए लड़ाई रोक दी। डैनियल की आवाज में एक गहरा ठहराव था जब उन्होंने बताया कि ये इमोशनल कॉन्टेजन का सबसे बड़ा सबूत है। हमारी जिंदगी में भी जब हम किसी शांत इंसान के पास बैठते हैं तो हमारी घबराहट कम हो जाती है, और जब किसी गुस्सैल इंसान से मिलते हैं तो हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। रोहन ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अगर भावनाएं इतनी तेजी से फैलती हैं तो फिर कुछ लोग सोशली इतने ऑकवर्ड क्यों होते हैं। उसने अपने एक पुराने दोस्त के बारे में बताया, जो हमेशा बातचीत के दौरान लोगों के बहुत करीब आ जाता था और उसे ये कभी समझ नहीं आता था कि सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल हो रहा है। डैनियल ने गहरी सांस ली और बताया कि ऐसे लोगों में डिसीमिया नाम की एक कमी होती है, जो असल में नॉन वर्बल मैसेजेस को पढ़ने और समझने में एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये वो लोग होते हैं जो बातचीत के उन साइलेंट रूल्स को नहीं समझ पाते जो किसी भी रिश्ते में हार्मनी बनाए रखते हैं। बचपन से ही जब एक माँ अपने बच्चे की खुशी या रोने को एक सही तरीके से मैच करती है तो उसे अट्यूनमेंट कहते हैं। जैसे अगर बच्चा खुशी से चिल्लाता है तो माँ भी उसी उत्साह से जवाब देती है, जिससे बच्चे को यह महसूस होता है कि उसकी भावनाएं समझी जा रही है। लेकिन जब किसी बच्चे को यह अट्यूनमेंट नहीं मिलता, जब उसके माता पिता उसकी भावनाओं को लगातार इग्नोर करते हैं,
तो वो बच्चा उन भावनाओं को महसूस करना ही बंद कर सकता है और आगे चलकर रिलेशनशिप्स में बुरी तरह स्ट्रगल करता है। इसके उलट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल कमीलियंस बन जाते हैं, जो सिर्फ लोगों की वाहवाही पाने के लिए वही करते और कहते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है, लेकिन अंदर से उनके रिश्ते बहुत खोखले होते हैं। असली सोशल इंटेलिजेंस वो है जहां इंसान अपनी गहरी भावनाओं और वैल्यूज के प्रति सच्चा हो और साथ ही दूसरों के साथ एक हेल्दी कनेक्शन बना सके। रास्ते में चलते हुए उन्हें एक लोकल ट्रेन का स्टेशन दिखा जहां से लोगों की भीड़ बाहर आ रही थी। डैनियल को कुछ याद आया और उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने कहा कि दूसरों के तूफानी जज्बातों को शांत करना इंसान की सोशल स्किल्स का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। उन्होंने टेरी नाम के एक इंसान की कहानी सुनाई जो 60 के दशक में जापान में मार्शल आर्ट्स, खासकर आइकिडो सीख रहा था। एक दिन टेरी टोक्यो की एक लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था। तभी एक बहुत ही लंबा चौड़ा, नशे में धुत और हिंसक मजदूर ट्रेन में चढ़ा और लोगों को डराने धमकाने लगा। उसने एक महिला को धक्का दिया, गालियां दी और ट्रेन के बीच लगे लोहे के खंभे को उखाड़ने की कोशिश करने लगा। टेरी, जो शारीरिक तौर पर बहुत ताकतवर था, अपनी जगह से उठा ताकि उस आदमी को रोक सके। नशे में धुत उस मजदूर ने टेरी को देखा और लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी ट्रेन में से एक बहुत ही खुशमिजाज और जोरदार आवाज आई। ये एक 70 साल के बुजुर्ग जापानी आदमी की आवाज थी जो वहां बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने उस हिंसक मजदूर को ऐसे बुलाया जैसे वो उसका कोई बहुत पुराना और अजीज दोस्त हो। रोहन पूरी तरह से उस कहानी में खो चुका था। वो कल्पना कर सकता था कि उस ट्रेन के डिब्बे में कितना तनाव रहा होगा। डैनियल ने मुस्कुराते हुए आगे बताया कि वो मजदूर गुस्से में उस बुजुर्ग के पास गया और चिल्लाकर बोला कि वो उससे क्यों बात करे, लेकिन उस बुजुर्ग ने बड़ी ही नरमी से पूछा कि तुम क्या पी रहे हो। मजदूर ने गुस्से से कहा, साके पी रहा हूं। बुजुर्ग ने बहुत ही गर्मजोशी से कहा, अरे वाह, मुझे भी साके बहुत पसंद है। मैं और मेरी पत्नी हर रात अपने बगीचे में बैठकर साके पीते हैं और अपने पेड़ को देखते हैं। उस बुजुर्ग की आवाज में इतनी सच्चाई और अपनापन था कि उस मजदूर का तना हुआ चेहरा धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उसकी मुट्ठियां खुल गई और उसने धीमी आवाज में कहा कि उसे भी वो पेड़ बहुत पसंद है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे यकीन है तुम्हारी पत्नी भी बहुत अच्छी होगी। ये सुनते ही वो मजदूर जोर जोर से रोने लगा और बताने लगा कि उसकी पत्नी गुजर चुकी है, उसकी नौकरी चली गई है और वो खुद से बहुत शर्मिंदा है। जब टेरी का स्टेशन आया और वो ट्रेन से उतर रहा था तो उसने मुड़कर देखा कि वो मजदूर उस बुजुर्ग की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो रहा था और वो बुजुर्ग उसे सहला रहा था। डैनियल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये इमोशनल ब्रिलियंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ऐसा इंसान जो अपनी एम्पैथी और अट्यूनमेंट के जरिए किसी के अंदर के सबसे हिंसक तूफान को भी एक गहरे सुकून में बदल सकता है। रात का सन्नाटा अब शहर पर छाने लगा था और हवा में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। रोहन और डैनियल चलते चलते रोहन के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच गए थे। उस पुरानी जापानी कहानी और एम्पैथी के एहसास ने रोहन के मन में एक गहरा असर छोड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में अब भी एक उलझन बाकी थी जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उसे पिछली रात अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ हुआ एक भयानक झगड़ा याद आ रहा था। बात बहुत छोटी सी थी। रोहन ऑफिस से देर से लौटा था, लेकिन नेहा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने रोहन पर चिल्लाते हुए कहा था कि वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसे किसी की परवाह नहीं है। उस वक्त रोहन के अंदर जैसे कुछ सुन्न हो गया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना चेहरा घुमाया और एक पत्थर की तरह चुपचाप कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। डैनियल ने रोहन के चेहरे पर आई उस उदासी को पढ़ लिया और बहुत ही शांत आवाज में कहा कि ये एंगेज
और विथड्रॉ का पैटर्न उन कपल्स में बहुत आम है जो डिस्ट्रेस में होते हैं। ज्यादातर मामलों में पत्नी बातचीत में एंगेज करने की कोशिश करती है और पति विथड्रॉ कर लेता है। डैनियल ने बताया कि इसके तार असल में हमारे बचपन से जुड़े हैं, क्योंकि लड़के और लड़कियां एक बिल्कुल ही अलग इमोशनल दुनिया में बड़े होते हैं। बचपन में लड़कियां छोटे और इंटीमेट ग्रुप्स में खेलती हैं, जहां उनका पूरा जोर आपसी जुड़ाव पर होता है, जबकि लड़के बड़े ग्रुप्स में खेलते हैं जहां कंपटीशन ज्यादा होता है। और अगर कोई लड़का खेल में चोटिल होकर रोने लगे तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो रोना बंद करे ताकि खेल आगे बढ़ सके। इसी वजह से लड़कियां अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में ज्यादा माहिर हो जाती है, जबकि लड़के अपनी वल्नरेबिलिटीज को छुपाना सीख जाते हैं। रोहन ये सुनकर हैरान था कि कैसे बचपन के वो अनकहे नियम आज उसके रिश्ते को चला रहे थे। डैनियल ने उसे समझाया कि जब नेहा ने उस पर हमेशा सेल्फिश होने का इल्जाम लगाया तो वो महज एक शिकायत नहीं थी, बल्कि एक पर्सनल क्रिटिसिज्म था जो इंसान के काम पर नहीं बल्कि सीधे उसके कैरेक्टर पर हमला करता है। इस तरह के हर्ष क्रिटिसिज्म्स बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, खासकर जब उनमें कॉन्टेम्प्ट यानी तिरस्कार शामिल हो। और इसके जवाब में रोहन का वह चुप हो जाना और दरवाजा बंद कर लेना स्टोन वॉलिंग कहलाता है, जो किसी भी रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। डैनियल ने बताया कि 85% मामलों में स्टोन वॉलिंग पतियों द्वारा की जाती है और ये असल में खुद को फ्लडिंग से बचाने का एक तरीका होता है। फ्लडिंग वो स्थिति है जब झगड़े के दौरान दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है। आराम की अवस्था में जहां पुरुषों की धड़कन करीब 72 बीट्स पर मिनट होती है, वही फ्लडिंग में ये 100 के पार चली जाती है। इस वक्त शरीर में एड्रेनालाइन इतनी तेजी से दौड़ता है कि इंसान कुछ भी साफ नहीं सोच पाता, वो बस उस सिचुएशन से भागना चाहता है। रोहन को याद आया कि कल रात सच में उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि जैसे वो उस कमरे में घुट जाएगा। डैनियल ने बहुत ही अपनेपन से समझाया कि ऐसे वक्त में जब दिमाग टॉक्सिक थॉट से भर जाए, जहां इंसान खुद को एक इनोसेंट विक्टिम या फिर राइटियस इंडिग्नेशन से भरा हुआ महसूस करने लगे, तो बातचीत जारी रखना खतरनाक होता है। ऐसे में सबसे सही तरीका यह है कि कम से कम 20 मिनट का ब्रेक लिया जाए, ताकि पल्स रेट वापस नॉर्मल हो सके और फिर वापस आकर XYZ तरीके से अपनी बात रखी जाए। यानी जब तुमने X किया तो मुझे Y फील हुआ और मैं चाहता हूं कि तुम Z करो। ये नॉन डिफेंसिव लिसनिंग और एम्पैथी का सबसे बेहतरीन रास्ता है। इन बातों ने रोहन के अंदर चल रहे कई तूफानों को शांत कर दिया था, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि ये डायनामिक्स सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। उसने डैनियल से कहा कि उसके ऑफिस का माहौल भी कुछ ऐसा ही है, जहां उसका बॉस हमेशा सबके सामने लोगों की बेइज्जती करता है और कोई उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। डैनियल ने गहरी सांस ली और कहा कि एक वर्कप्लेस भी असल में एक इमोशनल लैंडस्केप ही होता है। उन्होंने मेलबर्न मकब्रूम नाम के एक एयरलाइन पायलट की कहानी सुनाई, जिसका टेम्पर इतना डरावना था कि उसके साथ काम करने वाले लोग उससे खौफ खाते थे। एक दिन जब विमान पोर्टलैंड पहुंचने वाला था और लैंडिंग गियर में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो वो पायलट उसी में उलझ कर रह गया। प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा था, लेकिन उसके कोपायलट्स उसके गुस्से से इतना डरते थे कि उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया और वो प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। डैनियल ने समझाया कि एक लीडर या मैनेजर का सबसे जरूरी काम क्रिटिसिज्म देना होता है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म आर्टफुल होना चाहिए, न कि डिस्ट्रक्टिव। एक आर्टफुल क्रिटिक हमेशा स्पेसिफिक होता है। वो इंसान के कैरेक्टर पर नहीं बल्कि उसके काम पर फोकस करता है और सबसे जरूरी बात, वो सुधार के लिए एक सॉल्यूशन ऑफर करता है। जब कोई बॉस अपने एम्प्लॉइज को ये जताता है कि उनकी कमियों को सुधारा जा सकता है, तो वो उनके अंदर की उम्मीद को जिंदा रखता है। इसके अलावा किसी भी वर्कप्लेस में प्रेजुडिस और भेदभाव को खत्म करने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग काफी नहीं होती, बल्कि वहां 0 टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए, जहां किसी भी तरह के छोटे मोटे बायस को भी बर्दाश्त न किया जाए। रोहन के घर का दरवाजा अब सामने था। वो वही सीढ़ियों पर बैठ गया
आज का दिन उसके लिए सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि खुद से मुलाकात का एक बहुत गहरा तजुर्बा था। उसने महसूस किया कि इंटेलिजेंस सिर्फ मैथ्स के सवाल सुलझाने या कोडिंग करने में नहीं है। असली काबिलियत तो अपने अंदर उठने वाली उस आग को समझने, अपने आसपास के लोगों के दर्द को महसूस करने और हर तूफान के बीच खुद को शांत रखने में है। उसके अंदर जो एक शोर था, जो बेचैनी थी, वो अब पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी। वहां अब सिर्फ एक गहरी स्टिलनेस थी, एक ऐसी क्लैरिटी जिसने उसके दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया था। उसने डैनियल की तरफ मुड़कर एक बहुत ही सच्ची और सुकून भरी मुस्कान के साथ शुक्रिया अदा किया, जैसे उसने आज जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा समझ लिया हो। और इसी खामोश और गहरी समझ के साथ माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक का यह खास सफर यहीं अपनी मंजिल पर पहुंचता है, इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपने अंदर के शोर को शांत करके उस गहरी स्टिलनेस को महसूस कर पाएंगे।